यहाँ से आप जाते हैं। नमस्ते, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक अहम संदेश जो कि हम लोग आपको दे रहे हैं लगातार कि देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है मास्क पहनना। इसलिए आपसे बार बार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है जिसके तहत हम ये लगातार आपसे कह रहे हैं #मास्क पहनो इंडिया कि मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहनेंगे तभी आप अपने को और अपने अपनों को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कोरोना के इस संकट के दौरान कालाबाजारी करने वाले गिद्धों की। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कई इंजेक्शन भी बरामद किए। आरोप है कि ये गिरोह 40,000 रुपए के इंजेक्शन को 4 लाख रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र में कालाबाजारी देखिए जो चल रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, इसकी कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रही है। इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार हो रही है। गिरोह के 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार उनसे पूछताछ हो रही है कि उनके गिरोह ये कब से एक्टिव है और अभी तक कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको कालाबाजारी के माध्यम से बेचा गया है और ये कब से व्यापार चल रहा था। 4 लाख रुपए में ये कई ऐसे इंजेक्शन हैं जो बेच रहे हैं। 40,000 रुपए के जो पहले इंजेक्शन थे वो 4 लाख रुपए में ये कालाबाजारी करके बेच रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी अभी की जा रही है। इनके गिरोह कहां-कहां एक्टिव है और अभी भी क्या यही कालाबाजारी कर रहे हैं, इस पर नजर बनी हुई है। नकेल कसने की लगातार कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रही है। इस वक्त 2 खास सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुंबई का रुख करते हुए अभिषेक हमारे साथ वहां से हैं। अभिषेक, देखिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब कितनी जल्दी बताया जा रहा है कि और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि इन गिद्धों पर नकेल कसना सबसे जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल, ये गिद्ध ऐसे हैं कि आपके मजबूरी का फायदा किस तरीके से उठाते हैं ये सरकार को भी पता है। सरकार ने आज एक इमरजेंसी मीटिंग की थी और उस इमरजेंसी मीटिंग में कहीं न कहीं इस बात पर ज़्यादा फोकस था कि कैसे खास करके ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, टोजिलोजुमाब हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन कोरोना के समय में जो भी है उनकी कालाबाजारी को कैसे रोका जाए, उसको लेकर के लगातार काम हो रहा है। सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कालाबाजारी को रोकने के लिए कई फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए गए हैं जो हॉस्पिटल्स के आसपास के हिस्से को कवर कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि इसके जरिए जब भी इस तरीके की कालाबाजारी होगी तब किसी न किसी कोविड हॉस्पिटल के आसपास के हिस्से से होगी और इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड लगातार एक्टिव है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है अर्पिता कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए तमाम सारे खबरियों यानी इन्फॉर्मर्स को दिए हैं ताकि वो महाराष्ट्र सरकार को ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे कालाबाजारी हो रही है, फिर चाहे लाइफ सेविंग मेडिसिन की हो, ब्लड की हो, प्लाज्मा की हो या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें जो जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण है उन सारी चीज़ों को कैसे किया जाए। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 150 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जा सके और सही समय पर ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराया जा सके। बिल्कुल, तो ये तमाम कदम देखिए राज्य सरकारों की तरफ से उठाया जा रहा है। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके के कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गिद्ध हैं इनका व्यापार ऐसे ही चल रहा है। कालाबाजारी ऐसे वक्त पर जब लोगों को दवाइयों की, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, दिल्ली सरकार हो या खासकर दिल्ली पुलिस हो, अगर हम पिछले 1 हफ्ते में देखें तो काफी ज्यादा तेजी ऐसी कार्रवाई में आई है जहां पर कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान जो उपकरण, जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके कालाबाजारी करने वाले लोग और नकली सामान बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले 8 दिन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाले लोगों के खिलाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वालों के खिलाफ, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। और न केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों में अर्पिता कार्रवाई की गई, बल्कि ये लोग बाहर के प्रदेशों में, उत्तराखंड में कोटद्वार में इन लोगों ने नकली फैक्ट्री लगाई थी और फैक्ट्री से वह नकली दवा आती थी दिल्ली तक और दिल्ली में जरूरतमंद मरीजों तक सप्लाई होती थी। और
क्या उनकी स्वास्थ्य का होता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे तरीके से ये रैकेट है सक्रिय था। अगर हम आज की बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं 100 से ज्यादा। 70 से 80 हजार रुपए में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑनलाइन बेचा जा रहा था और 4-5 लोग इस पूरे के पूरे गिरोह में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब पूरा का पूरा छापा मारा, कार्रवाई की, तब ये इस रैकेट का खुलासा हुआ। कल हमने एक स्टोरी की थी कि ऑनलाइन ठगी कैसे कर रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर फर्जी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं और उसके बाद पैसा मिलना तो दूर है, दवा का नामो निशान तक नहीं, और अंततः सहना किसको पड़ रहा है, ये आम जनता को। तो काफी तरीके के रैकेट यहाँ पर सक्रिय हैं और जितनी तेजी से उनकी सक्रियता है उतनी ही तेजी से पुलिस और तमाम एजेंसियों की ऐसे गिद्धों और ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। और अमित, जरा आप नजर बनाए रखिए, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपकी तरफ। वहीं बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आ रही है, रोपड़ से, जहां सलेमपुर इलाके में भाखड़ा नहर में कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी संख्या में बहते दिखाई दिए। इस घटना का पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने फौरन इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह हालात तब हैं जब देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग है। लोग इसे खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो पंजाब के रोपड़ से जरा ये तस्वीरें देखिए। पानी में बहते जैसे ही ये दवाइयां लोगों के नजर में आई, तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई और ये बताया गया कि किस तरीके से, देखिए, नहर में एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों ये इंजेक्शन हैं जो बहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, बड़ा सवाल तो यही है कि जहां एक तरफ देखिए काला बाजारी हो रही है, वहीं हम पंजाब से भी ये तस्वीरें देख रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो नहर में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह साफ है कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई शुरू है, कहीं न कहीं काला बाजारी करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कस रहा है। उनके यानी जब उनको ये आभास हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके पास अगर इस तरीके के इंजेक्शन्स बरामद होते हैं तो उनको गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी और इसमें काफ़ी गंभीर मुकदमे हैं। उसको देखते हुए कई बार इस तरीके के जो इंजेक्शन जिनके पास है वो सब आसपास डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। और वही जो विजुअल है वो पंजाब में देखने को मिला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जहां लोगों को नहीं मिल रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर नहर में बहती हुई मिल रही है तो इसका साफ मतलब है कि कालाबाजारी करने वाले लोग किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले या स्क्वाड के लोग वहां पर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ एक बड़े नेक्सस के तौर पे चल रहा है जिसको हम लगातार खुलासा कर रहे हैं। अर्पिता, तो नहर में देखिए किस तरीके से ये इंजेक्शन जो है वो बहती हुई नजर आई है। हमारे साथ अमित हैं और अमित, देखिए, ये कार्रवाई बहुत जल्द होने की जरूरत है और उन लोगों को पकड़ने, उन गिद्धों को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं जो इस वक्त वाकई रेमडेसिविर इंजेक्शन चाह रहे होंगे, ऑक्सीजन चाह रहे होंगे, उनको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए किस तरीके से कार्रवाई अभी तक हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, 3 स्तर पर कार्रवाई इसमें होने की जरूरत है। जल्द कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई, सख्त कानून, और इसी तिहरी रणनीति पर तमाम एजेंसियां देश की काम कर रही हैं, चाहे राज्य पुलिस हो, चाहे एनआई हो, या फिर अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, ईडी हो। ये सारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं संयुक्त तरीके से, क्योंकि लगातार ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है। चाहे दिल्ली के लिए, या हमारे सहयोगी अभिषेक महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, भोपाल की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो जिसको जहां पे मिल रहा है, चाहे एम्बुलेंस के स्तर पे हो, नकली दवाओं के स्तर पे हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के भर्ती हो, या फिर बेड दिलाने की एवज में हो, ये सारा जो रैकेट है वो सक्रिय हो रहा है और भुगतना इसमें आम मरीजों को ही पड़ रहा है। और राहत तो दूर, कितनी पीड़ा उनके मन में होती होगी जो मरीजों को, इसका अंदाजा कतई नहीं लगा सकता। तो ये इन कार्रवाइयों को हम एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन इनको लगातार इन कार्रवाई में तेजी लाए जाने की जरूरत है, इनकी रेट्स को बढ़ाए जाने की जरूरत है, और उसके बाद जब कार्रवाई होने के बाद इनको अदालत में सख्त से सख्त कानून प्रावधानों के अंतर्गत जल्दी से जल्दी सजा दिलवाना भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्पिता, ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में कई लोग पैसा कमाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां एक एम्बुलेंस मालिक ने एक मरीज को गाजियाबाद पहुंचाने के लिए
30 से 35 हजार रुपए की डिमांड की। मरीज के घर वालों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वीडियो एम्बुलेंस का मालिक इस वीडियो में उन लोगों से पैसों की मांग करता दिखाई दिया। पैसे बताओ भैया। कितने? 35 की 35? 33,000 यार। 33,000 बिना सिलेंडर बहुत ज्यादा बता रहे हो यार। हेलो हैं? यार 33,000 पर बहुत ज्यादा है यार। अभिषेक, कई राज्य सरकारें हैं जो इस बात को अब तय कर रही हैं कि एम्बुलेंस जो है उससे मरीज अगर पहुंचता है तो एक तय किराया कर दिया जाए, उसी के हिसाब से ये वसूली मरीजों से हो। क्या मुंबई में भी कुछ ऐसा प्रावधान रखने की कोशिश सरकार कर रही है? कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं क्या? देखिए, ये चीज़ें शुरुआती दौर में मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि सबसे पहला जो ये कोरोना का पीक था या कोरोना के जो केसेस का ग्राफ था वो मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ा, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कई जगहों पर इसके कंट्रोल रूम सिस्टम बनाए और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या बीएमसी की तरफ से कई सारे एम्बुलेंस खरीद कर रखे गए, जो कि कॉल करने के बाद आपके पास तक पहुंच जाते हैं, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग पैसे ना ले पाएँ, एक उचित पैसा ले पाएँ। बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करता हुआ पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें महाराष्ट्र सरकार को आ रही थी। ग्रामीण इलाके में जिलाधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया है और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता पाया जा रहा है और उसकी शिकायत हो रही है, एक तय सीमा के बाद यानी एक रिजनेबल अमाउंट के बाद अगर कोई ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये लगातार डिमांड थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नोडल ऑफिसर बना करके कुछ फ़ोन नंबर्स भी जारी किए हैं जिला स्तर पर। बावजूद इसके ये लोग जो हैं इस तरीके की काला बाजारी करने वाले लोग हों या मौके का फ़ायदा उठा करके ज़्यादा पैसे कमाने वाले एम्बुलेंस के लोग हों, निश्चित तौर पर ऐसे महामारी के समय में ये चीज़ें करने वाले लोगों को खिलाफ सरकार को और सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। और इस समय उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके जो लोग पैसे कमाने वाले हैं, यानी आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों की जो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर लगाम लगाना सरकारों के लिए या प्रशासन और शासन दोनों के लिए जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और अमित, देखिए, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी इस तरीके के कोई कदम उठाए गए हैं? क्योंकि दिक्कत तो यहाँ पर भी है, कई जगहों पर एम्बुलेंस वाले जो हैं वो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं मरीजों से। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन जारी किए गए हैं और जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, कई कॉरपोरेशन या कई जगह पर जो जोन है दिल्ली सरकार के हेल्थ जोन है, वहां पर ये सुविधा मुहैया करवाई गई कि कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो उस हेल्पलाइन पे कॉल करें और उस हेल्पलाइन से संबंधित मेडिकल किट, डॉक्टर कंसल्टेशन, अस्पताल के बेड की जानकारी और ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी मिल जाए। जहां तक इन कैब का सवाल है, कैब की ओर से भी दिल्ली सरकार की ओर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी एक व्यापक अभियान यहाँ पर चला रखा है। दिल्ली में जो एम्बुलेंसेज हैं अस्पतालों से अलग अलग जगह पर लोगों को ले जाती है, जो घर से अस्पतालों को एम्बुलेंस ले जाती हैं, वो उचित रेट यहाँ पर चार्ज करें और मरीजों को जल्दी से समय पर पहुंचाए। तो यहाँ भी एक कोशिश जारी है और लेकिन इसका असर, मजबूत असर जनता पर हो, ये अभी हमें यहाँ पर दिल्ली में देखना भी बाकी है। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, दिल्ली के पॉश इलाका कहे जाने वाले इलाके लोधी कॉलोनी के सेंट्रल मार्केट में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बाजारी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस को खबर मिली थी कि लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में कुछ संदिग्ध हरकत होती देखी गई है और दिल्ली पुलिस के अनुसार जब उनकी पार्टी लोधी रोड की सेंट्रल मार्केट में पेट्रोलिंग करने पहुंची तो उन्हें एक रेस्टोरेंट खुला दिखा। उसके बाद संदिग्ध गतिविधि नजर आई। रेस्टोरेंट की तलाशी के दौरान वहां 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, जिनकी ऑनलाइन कालाबाजारी की जा रही है। छापेमारी में पुलिस को 9 लीटर और 5 लीटर वाले 32 बॉक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। इसके अलावा एक बॉक्स थर्मल स्कैनर और एक बॉक्स N95 मास्क बरामद हुआ। इस सिलसिले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक समेत 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ तेज की है। पुलिस ने इस मामले में और छानबीन शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों के तार किससे जुड़े हैं।
और क्या उनके पास भी और ऐसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या नहीं। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और अमित, देखिए, ये तमाम कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं इस सिलसिले में जो बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं? क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि यहाँ कोर्ट में लड़ाई चल रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और हमें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, पिछले 15 दिनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई है। 10 अहम छापे दिल्ली पुलिस की ओर से पड़े हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नकली रेमडेसिविर की दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े उपकरणों की बरामदगी हुई है। और इसमें करीब 22 से 24 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और अलग अलग स्तर पर ये जो गिद्ध थे, ये जो लोग थे, आरोपी थे, ये अपना रैकेट चला रहे थे। अगर कोई नकली फैक्ट्री से रेमडेसिविर अस्पतालों तक सप्लाई कर रहा था, तो ऐसा जो अभी हमने खबर दिखाई थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाकर ऑनलाइन महंगे महंगे दामों पे बेच रहे थे। एक जगह तो नकली उपकरण जो सिलेंडर्स के ऊपर जो सिलेंडर्स के साथ जो उपकरण होते हैं उसकी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। तो अलग अलग तरीके से ये लोग सक्रिय हैं। दिल्ली पुलिस कार्रवाई की है और अभी अब से करीब एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कि जिन लोगों को इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो पोर्टल के जरिए इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली पुलिस से संपर्क साध सकते हैं और दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो एक सराहनीय कदम है यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनता का सहयोग इस पूरे के पूरे मामले में मांगना और उस हिसाब से कार्रवाई करना। और अगर पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना आती है तो पुलिस भी पुख्ता तरीके से शिकायतकर्ता या पीड़ित लोगों के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई करनी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कार्रवाई में बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत है ताकि आम जनता, अस्पतालों में जो जनता तड़प रही है, वो पुलिस की कार्रवाई और ठीक है। देखिए, जैसे अमित भी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें तेजी की जरूरत है, वो तेजी दिख रही है आपको महाराष्ट्र में? देखिए, तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन उसका असर कालाबाजारी करने वाले लोगों पर बहुत होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसकी वजह साफ है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर को या लाइफ सेविंग मेडिसिन हो या इस तरीके के जो भी कॉन्सनट्रेटर या जो भी चीज़ें हैं, उसकी वजह साफ है कि अस्पताल के कई बार कर्मचारी भी इसमें मिले हुए होते हैं और एक मोटी रकम कमाने के लिए इसकी कोशिश होती है। ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से महाराष्ट्र में है, वो निश्चित तौर पर पूरे देश में उस तरीके की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और उसके लिए इस समय ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर यानी जो हवा से तुरंत 1 यूनिट के लिए तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो मशीन है, वो बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि अब जब सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन गैस मुश्किल से मिल रही है, तो ऐसे में लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें भी लोग मोटा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को जिस तरीके से ज़रूरत है वो उस हिसाब से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर भी इस तरीके के अलग अलग ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले जो भी लोग हैं, उनके कालाबाजारी करने के बाद मामले सामने आए हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई और कालाबाजारियों पर रोकथाम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और उस पर उतना तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट इसके बारे में हम लोग लेते रहेंगे। वहीं देश में कोरोना महामारी महासंकट बनकर मंडरा रही है और इस महासंकट को कुछ मुनाफाखोर गिद्ध मौका समझकर चांदी काटने में जुट गए। बीते 3 हफ्ते से देश अस्पतालों से आने वाली भयावह तस्वीरों को देख रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, दम तोड़ रहे हैं, जरूरी दवाओं के लिए भटकते तीमारदारों को हम अस्पतालों के बाहर देख रहे हैं। ये गिद्ध इन सब मजबूर लोगों की जो कमाई के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ऑक्सीजन, दवाओं और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर मनमाने ढंग से सौदेबाजी करने वालों को न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बेनकाब कर रहा है। ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। अगर लेना तो ठीक है। अस्पतालों से ऐसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर देश का कलेजा कांप रहा है। बेबस लोग भी सोच रहे हैं कि काश उनके हाथ में कुछ होता तो वो मजबूरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते। जिस वक्त में किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए, जिस वक्त
देश की आंखें नम हैं। जिस वक्त दर्द से बिलखते लोगों को मदद की जरूरत है, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे तो मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मरीजों को ठगकर नोट छापने में जुटे हैं। यही है कोरोना काल के गिद्ध। बेंगलुरु शहर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में छटपटा रहा है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में 1200 बेड कोविड मरीजों के लिए अलॉट किए थे, लेकिन कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करें तो एक भी बेड नहीं मिलेगा। तो इसके जवाब में आरोप है कि बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं जो इस मौके पर रिश्वतखोरी करके अपने जेबों को भरने में लगे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी के कुछ कर्मचारी अस्पतालों में बेड का सौदा कर रहे हैं। A certain patient who does not need a bed is allotted a bed. Thereafter, for a period of 12 hours, the bed is reserved in his name. So once a bed is allotted, for 12 hours, the BBMP authorities try to find somebody to sell the bed along with these agents. When they cannot do that, after 12 hours, the bed automatically becomes unblocked. In the last just 10 days, there are 4,000 plus such instances where the scarcely available bed was made available to a person who did not need a bed, who was in home isolation, but after 12 hours he did not go and get himself admitted. It has become auto unblocked. यार इतना जज ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು IAS। तेजस्वी सूर्या ने अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है जिनके नाम पर बीबीएमपी अस्पतालों में बेड बुक हैं या कहें कि ब्लॉक करवा कर रखे गए हैं। Did you get any call that there was an ICU bed booked in your name in Pristine Hospital? No, I didn't hear anything. Nobody told you anything, right? No, nobody told. BBMP call you to book any bed for you? Just once I got a call. After that, I reached out to Zonal and everybody, and I did not get any calls. Okay, were you told that a bed was booked for you, a HDO bed in Saptagiri Hospital? By BBMP, no, I was not informed. On 1st May by around 5:30 in the evening? No, I was not informed by BBMP. Okay. Yeah. Did you get any call on 2nd May about a general bed in Sakra Hospital? No, I did not get that call either. सूर्या ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह बेड के सौदे का खेल चल रहा है। This is a curious case of how in certain big hospitals admissions take place only in the wee hours of the midnight. Not a single admission or allotment takes place at any time during the day. But after 12 o'clock in the night, 2:30 a.m. in the night, 10 beds are made available. 2:31 in the night, beds are allotted. 2:31, 30 seconds, all 10 beds are admitted. तेजस्वी सूर्या के पर्दाफाश करने के बाद येदियुरप्पा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शहर शहर कोरोना मरीज के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा है। न्यूज़ 18 इंडिया कोरोना काल में गिद्धों के स्टिंग ऑपरेशन को दिखा चुका है कि कैसे अस्पतालों में बेड की कमी है और बेड दिलाने के नाम पर ठगी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है तो मुनाफाखोर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुटे हैं। कोरोना मरीजों के काम आने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी हो रही है। साथ ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी चंद किलोमीटर के बहुत ज्यादा और मनमाने दाम मांग रहे हैं। महामारी संकट में महामक्कारों का शिकार बन चुके दिल्ली के कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 को अपनी आप बीती सुनाई। दिल्ली के लोग कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं ढूंढ रहे थे। जब काला बाजार से नहीं खरीद पाए तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दफ्तर से इनकी मदद की गई। सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बाई चांस कहीं से हम लोग सिलेंडर अफोर्ड भी कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन के लिए ढूंढना पड़ता है यहाँ वहाँ। मैं खुद 3-4 दिन से इतना परेशान हो चुका हूँ कि पूछिए मत।
कई जगह तो हमें ऑक्सीजन के लिए बुलाया जाता है कि हाँ इतने पैसे दे दो, मैं मजबूरी में उतने पैसे देने के लिए तैयार भी होता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ फ्रॉड होते हैं और वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता। इस जगह पे हमने पता किया था कि कनॉट प्लेस में भी गए, वहाँ भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। तब जाके हमें किसी ने बताया किसी रिसोर्स के थ्रू कि ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। ये जा रहा बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। इसीलिए हम मिडिल क्लास के मतलब अफोर्ड कर सकते थे हम कभी भी आगे भी, लेकिन अब देख रहे काम धंधा सब बंद है, सारी चीजें बंद है। अब खान पान का भी दिक्कत, ऊपर से हमें दवाइयों पे खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और वो भी जो जेन्युइन है उसमें भी ऊपर से अपना ट्रिपल लगा। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने काफ़ी जगह कांटेक्ट किया, बट वही कांटेक्ट करने के बाद एक कांटेक्ट नंबर मिला, तो हमने उस पर कॉल किया। तो उस पर कॉल करने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा मैम आपको, बट वही है कि उसका जो चार्जेज है, रेट है, वो 5 किलो का जो सिलेंडर है उसको आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, और 27,000 आपको 7 किलो के सिलेंडर को पे करना पड़ेगा, वो भी खाली सिलेंडर का उन्होंने बोला। तो और कैश, उन्होंने बोला कि कैश आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह दवा और ऑक्सीजन के नाम पर लूट की जा रही है, उसी तरह से ऑक्सीजन वाले भी मरीजों के परिवारों को लूटने में लगे हैं। महामारी के दौर में साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा, मगो जी फिर यहीं पे कर दो। मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, मैं रोहतक के रेफर कर देता हूँ। मगो जी वहाँ पे मगो जी देखो फिर कैसे लेके जाएगा रोहतक? रोहतक सर वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एम्बुलेंस के लिए दाम तय कर दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक एम्बुलेंस के रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर होंगे। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा है तो रेट 13 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। बस रेट तय करने से एम्बुलेंस यूनियन नाराज हो गई और नाराज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। गुरुग्राम एम्बुलेंस चालक संघ का कहना है इतने कम दाम पर उनका खर्च पूरा नहीं होता है। हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। मुनाफाखोर मरीजों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। मौका मिलते ही मांस नोचने से बाज नहीं आते। कोरोना मरीजों को नारियल पानी पीने और सही मात्रा में फल खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी। जैसे ही ये सलाह फल मंडियों तक पहुंची, तुरंत फलों के दाम दवाई के दाम की तरह बढ़ा दिए गए। यानी यहाँ भी मुनाफाखोर गिद्ध सक्रिय हो गए। कोरोना महामारी के दौरान वो तमाम चीजें जो इस प्रोसेस में काम आ सकती हैं, सब महंगी होती जा रही हैं। ना सिर्फ ऑक्सीमीटर्स या बाकी इक्विपमेंट, बल्कि फल भी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ सराय मार्केट में, और यहाँ आप देखेंगे कि नारियल और कीवी, दो ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं या जिसको रेफर किया जाता है अच्छी डाइट के साथ इस कोरोना टाइम पर, उसके भी दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। भैया कितने के हैं नारियल? नारियल कितने के बिक रहे हैं? 80 रुपए का, 70 रुपए का, 2 रुपए। अच्छा, और कीवी का क्या रेट चल रहा है? 40 रुपए। ये क्यों महंगे हो गए अभी? मंडी में महंगे हैं जी, मंडी महंगे तो यहाँ पर महंगे हैं। महासंकट में मुनाफा कमाने वाले इन इंसानों ने इंसानियत को मार डाला है। गिद्ध तो फिर भी मुर्दों को खाते हैं, लेकिन ये गिद्ध जिंदा इंसानों को नोचने में लगे हैं।
इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता तय करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी दी गई कि जीटीबी अस्पताल में बेड खाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसका रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि खाली है या नहीं। जिसके बाद लंच टाइम में हाईकोर्ट के सलाहकार ने जीटीबी अस्पताल में फोन कॉल किया। पहले तो किसी ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, फिर जब दोबारा कॉल किया गया तो जानकारी मिली कि कोई बेड खाली नहीं या उपलब्ध नहीं है। इस पर हाईकोर्ट नाराज होते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि आप अपना सिस्टम चुस्त दुरुस्त कीजिए। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अमित, ये अपने आप में एकदम अनोखा कि हाईकोर्ट जो है वो खुद फोन करके पूछ रही है, क्योंकि सरकार तो कह रही कि भाई बेड है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जब फोन किया गया तो ना बेड है ना वहां पर फोन ही कोई पिक करने के लिए है। देखिए अर्पिता, लगातार रोजाना सुनवाई हो रही है ऑक्सीजन और बेड की कमी पर अस्पतालों में। और आज जैसे दिल्ली सरकार ने कोर्ट को अपडेट कराया कि जीटीबी अस्पताल में बेड खाली है, इस पर कोर्ट ने रियलिटी चेक किया। कोर्ट ने ये भी कहा उस समय कि वो रियलिटी चेक करेंगे। उसके बाद जो लंच टाइम में कोर्ट के सलाहकार जो कि अमेरिकस क्यूरी हैं, उन्होंने जीटीबी अस्पताल में कॉल किया तो मालूम चला, पहले तो उनके कॉल का कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया गया तो मालूम चला कि जीटीबी अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है। इस पर कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गया। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है और इसको कीजिए। अर्पिता, तो कोरोना के इस हाहाकार के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। दरअसल यहां मेडिकल शॉप पर सिर्फ एक ऑक्सीमीटर ही बचा है और इस वक्त ऑक्सीमीटर की मांग बेतहाशा बढ़ गई है और इस मांग की वजह से ऑक्सीमीटर की बिक्री भी कई गुना बढ़ गई है। 1200 से 1300 रुपए में बिकने वाले ऑक्सीमीटर इन दिनों दोगुने दामों में बिक रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसे हासिल करने के लिए मीलों दूर का सफर तय करने से भी हिचक नहीं रहे। मेडिकल शॉप चलाने वाले दुकानदार की माने तो सभी कंपनियों को ऑक्सीमीटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। मांग बढ़ने से सप्लाई में बेहद कमी आई है और लिहाजा कीमतें आसमान पर पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मेडिकल शॉप में ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है। मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ, ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है, क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है। इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से और हर रोज कस्टमर्स आते हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाते। सुबह आते हैं, लिखवाते हैं हम 100 पीस, आते हैं 50 पीसेस और वो भी खत्म हो जाते हैं। अभी भी एक ही पीस बचा हुआ है। ये इतनी डिमांड है इसकी, आ ही नहीं रहा है। एक इसकी और एक ऑक्सीजन की, ये दोनों चीजें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑक्सीजन, क्या आप लोग ऑक्सीजन भी देते हो? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम प्रोवाइड करवा देते थे, बट उसका भी अब बिल्कुल ही खत्म हो गया। शुरू में तो हमने कस्टमर्स को दिलवाया था ये। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया है? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,12,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है और बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 3,980 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 5 मई को पॉजिटिविटी रेट 21.43% दर्ज की गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी है इससे जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने तो जैसे ठान ही ये लिया है कि न तो खुद नियमों का पालन करेंगे और न ही प्रशासन की ओर से लगाई गई कोरोना गाइडलाइंस को मानेंगे। न्यूज़ 18 आपको ऐसे लापरवाह लोगों का चेहरा तो दिखाएगा ही, साथ ही हम ये अपील भी करेंगे कि कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हो सके तो घर पर ही रहें। महामारी के इस दौर में सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के कायदे कानूनों का पालन करें, किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस को न तोड़ें। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें आ रही हैं
वो यकीनन शर्मसार करने वाली हैं। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कहीं कानून का पालन कराने के चक्कर में वर्दी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कीमत इस शख्स को क्या चुकानी पड़ी, ये आपके सामने है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ रखा है उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस का पारा हाई हो गया और उसने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक इसके कपड़े नहीं फट गए। इस दौरान भागने की कोशिश में यह शख्स गिर गया, लेकिन पुलिस इसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कोई शातिर अपराधी हो। पुलिस की इस पिटाई से बदहवास शख्स जब अपनी जान बचाने के लिए निजी अस्पताल के अंदर भागा तो पुलिस ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेरी पे आ गया और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पर और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। हैरानी इस बात की कि इस दौरान इस शख्स के पीछे भाग रहे सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर भी निकाल ली। इतना ही नहीं, शख्स की पिटाई की खबर सुनकर जैसे ही उसकी बहन सामने आई, पुलिस ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी, ऊपर मेरे चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने मतलब मारने लगे मुझे। मुरादाबाद की इस घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि अब जांच का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर। यहाँ लोग पंचायत चुनाव के जश्न में जुटे हैं। न इन्हें कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का डर है और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन की फिक्र। जीत की खुमारी में ये उस दहशत को भी भुला बैठे हैं जिसका सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। अंबाला से आई ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सबक सिखाने का नायाब तरीका चुना। प्रशासन ने न सिर्फ इनसे पुशअप्स लगवाए बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही इस बात की सौगंध भी दिलवाई कि अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। करोगे दोबारा गलती नहीं करने के। दूसरे तमाम राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोरोना का मीटर अब बेहद तेजी के साथ भाग रहा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनके मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर निकलने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नवादा पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया उन्हें वहीं सजा भी दी गई। बतौर दंड सड़क के बीचों बीच ऐसे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी गई। संभल में तो एक फल वाले ने हद ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ फल बेचने बंद किए बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां यह शख्स फलों का ठेला लगाता है। लेकिन 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद इस शख्स ने ना तो खुद को आइसोलेट किया और ना ही फल बेचने बंद किए।
फिलहाल इस शख्स की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां 17 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ शराब कारोबारियों ने रात के अंधेरे में शटर के नीचे से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस और कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। महामारी की मुसीबत के बीच यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इसी बात की हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है, लेकिन निजी स्वार्थ और लोगों की लापरवाही में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 57,640 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कि कल के मुकाबले करीब 6,000 ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 920 लोगों की जान चली गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई में पिछले एक दिन में करीब 3,800 के करीब नए मरीज सामने आए, जबकि 77 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है। इसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने राज्य के मंत्री असलम शेख से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि राज्य सरकार कोरोना मरीजों की हर मुमकिन मदद कर रही है। अस्पताल और ऑक्सीजन पर लगातार काम हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या क्या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे जिन पर कोविड के समय में बात हुई? नहीं, कोविड को लेके महाराष्ट्र सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये तो अब कोर्ट ने भी बोलना शुरू कर दिया है, देश की बड़े बड़े कोर्टों ने बोलना शुरू किया है। आज की तारीख में अगर हम 75,000 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम 1 लाख लोगों को कैसा खुद उनको ऑक्सीजन दे सके, उसके ऊपर कहाँ कहाँ प्लांट लगाना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। मुंबई शहर एक जो बड़ा शहर है, इसके अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव अभी शुरू करना, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन से बड़े बड़े क्लब्स ले सकते हैं, ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोल सकते हैं, और ओपन ड्राइव जैसे पार्किंग लॉट हो गया, जैसे बड़े बड़े इन ऑर्बिट मॉल हो गया या आगे बड़े बड़े जो मॉल्स हो गए, उनके ओपन प्लॉट के अंदर किस तरीके से लोग आएँ, गाड़ी में अपना वैक्सीनेशन लें, रुकें और उसके बाद चले जाएँ, जिस तरीके से इंटरनेशनल में किया गया था, वो सारा मॉडल हम मुंबई पे किस तरह से करेंगे, वो सारी बातों पर चर्चा हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से असलम शेख कह रहे हैं कि तमाम सारे अलग अलग ड्राइव को लेकर चर्चा हुई। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 71 लोगों ने कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ दिया। इस दौरान 9,643 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर भी लौट आए। राज्य में सबसे ज्यादा 1,800 मरीज करीब इंदौर, जबकि भोपाल में करीब 1,500 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 90,000 है, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में तो कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। वहीं इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,21,872 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जितने कोरोना मरीज मिले, उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 16,815 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इस दौरान 17,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी ने 155 लोगों की जान ले ली। राज्य में अभी 1,96,683 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज हो रहा है। वही बात गुजरात की भी। गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। वहां कोरोना मरीजों के मनोरंजन के लिए डॉक्टरों ने म्यूजिक का सहारा लिया। कुछ डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी पीपीई किट पहनकर गिटार बजाकर लोगों का मनोरंजन करते दिखाई दिए, जबकि मरीज अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे गाने का लुत्फ उठाते नजर आए।